नमस्कार मित्रों, मैं आकांक्षा जादौन अपनी रचना अपने शब्दों में आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। उपन्यास का नाम दुर्भाग्य। समाज का चिंतन कर समाज तक पहुँचाना, सोच बदलो। अभी दिल्ली में रहती हूँ, पर मेरी जड़ें गांव से जुड़ी हैं। ग्राम बछेला। माता का नाम रूपा देवी, पिता का नाम श्री सत्येंद्र सिंह, किसान, जिला फिरोजाबाद, राज्य उत्तर प्रदेश, पति अभिषेक जादव। उपन्यास आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। पेड़ों की शाखाओं पर पंछियों की चहचहाट वातावरण को गुंजयमान बना रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि निराश हो चुकी जिंदगी की दहलीज पर आखिरी उम्मीद की चर्चा कर रही है। अनसुने पदचाप पर अपने अपने मत व्यक्त कर रहे हैं। कितनी दिवाली आई और चली गई, पर कभी रोशनी का एक दिया जलाने कोई नहीं आया। जब किसी युवक के मुख से अपनी ममता रूपी माँ का नाम सुना, तो प्रार्थना कर रहे हैं कि इस उम्मीद को निराधार मत बनाना। फूल कलियां भी यही उम्मीद की आस कर रही हैं। उपवन का कड़ अपनी माँ के लिए उम्मीद की नजर से देख रहा है। ऐसा क्या था? पदचाप के साथ तारणी माँ के लिए उम्मीद की आस उपवन का कड़ कर रहा है। प्रत्येक दिन तारणी अपने भोजन में से आधा भाग पंछियों को अर्पित कर देती थी। कभी भोजन में देरी हो जाती तो पंछी ची कर शोर करने लगती। माँ की सारी चोंच में दबाकर बच्चों जैसा हट करती। ऐसा दृश्य माँ होने की अनुभूति का एहसास जगाती है। तारणी भी बच्चों आओ आओ कह पुकारती थी। पेड़ पौधों का रखरखाव, कलियां, फूलों से अनोखा स्नेह था। किसी को भी तोड़ने की सख्त चेतावनी थी। सौंदर्य सराबोर हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित कर ही लेती है। इसी बीच फूल को तोड़ लिया तो अच्छा पाठ सिखा दिया जाता। ऐसे ही घटना के बाद विवाद का अर्थ समझा दिया, सबको सोचने को मजबूर कर दिया। एक बार संरक्षणकर्ता की महोदया गणतंत्र पर्व पर अतिथि रूप में आगमन हुआ। आगमन आगाज होने से पहले उपवन की शोभा देखनी चाहिए। उपवन की सौंदर्यता को देखकर मनमुग्ध हो गई कि कलियां पत्तियों को तोड़कर कुछ बनाया और समारोह की तरफ जाने लगी। जब तारणी ने देखा तो भूल गई कौन हूँ मैं और कौन है महोदया। जिस हाथ में गुच्छ को पकड़ी थी उस हाथ से गुच्छ छीन लेती है और रोने लगती है। महोदया को बहुत क्रोध आया और अपनी बेबाक शक्ति का उल्लंघन कर तारणी पर बरसने लगी और मुंह से अहंकार के शब्द उच्च आसन का कौतूहल बन के बरसने लगे। पर यह अहंकार पद के उच्च आसन का दुरुपयोग उठाया जा रहा था। तारणी लहूलुहान हो गई। थप्पड़ों की और शब्दों की गूंज से सब उपवन में एकत्रित हो गए। आखिर तुझमें हौसला कहाँ से आया? मेरे हाथों से कुछ छीन लिया। अपराधियों को समय समय पर खुराक मिलती ही रहनी चाहिए, नहीं तो औरों को सहने देगी। सबके सब बागी हो जाएंगे। थप्पड़ों और घूंसों से बार कर भड़ास निकालने में जुटी थी। कर्मचारियों ने आके तारणी को अलग किया जो भड़ास निकाल रही थी। संचालनकर्ता अधिकारी ने गर्दन के साथ कहा, चुप हो जाओ, वास्तविकता जानी चाहिए, क्योंकि सब इकट्ठे हो चुके थे। अतिथि कर्मचारी कोई गलत फैसला खुद पर हावी न हो जाए,
सांत्वना का मरहम लगाते हुए पूछा, तारणी तुम बताओ। बीच में पत्नी बोलने लगी, अधिकारी जिससे पूछा जाए वही जवाब देगा। तारणी डरते घबराते अंतर मन में बार बार अचेतन को चेतन होने का स्वप्न या भ्रम, वास्तविकता से साक्षात्कार होने का प्रश्न उठ रहा था। सागर में हर वक्त पवनें चलती हैं, क्या वो कभी शांत रहती हैं? ये छलावा है। तारणी भी समझ न सकी और इसमें में डूबती गई। कथावाचक की तरह कहती गई, श्रोता वक्त बन भक्त सुनते गए, स्वयं तर्क वितर्क कर समाधान देती गई। महोदया, आपने मुझे अपना पक्ष रचने की अनुमति दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। प्रकृति अनमोल धरोहर है जिसका हम मूल चुका नहीं सकते। ये है तो जीवन है, हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। पौधों पर खिले फूल उदास चेहरे पर मुस्कान ला देते हैं। वादियों में धीरे धीरे झूलते पेड़ों की शाखाओं पर पत्तियों की सरसराहट, बसंत ऋतु में नई कोकिलें, नई उमंग, बरसात में टपकती बूंदें, रेशों से गिरती पत्तों पर सजती धरा पर बिछती हिम की चादरें, सब सौंदर्यमय होता है कि प्रकृति के आगोश में खो जाऊं। कितना भी कहा है, ये तो ओस की मात्र बूंद है। आनंदमय होना है तो प्रकृति से साक्षात्कार होना पड़ेगा। अब आप सबके मन में प्रश्न उठ रहा होगा, फूल, फल, औषधियां के रूप में पेड़ों से छाल, पत्तियां इत्यादि तोड़ेंगे नहीं तो प्राप्त कैसे करेंगे? प्रकृति की तुलना पंच तत्व से बने शरीर से कर नहीं सकते, पर आधार तो बन ही सकते हैं। हम अपनी इंद्रियों द्वारा समाज के भागीदार बनते हैं, लेकिन जीवन जीते हुए रक्तदान कर सकते हैं और मृत्यु के बाद अपना शरीर। हम जीवन जीते हुए और मृत्यु के बाद क्या दान करते हैं? दान करना या न करना व्यक्तिगत निर्णय होता है। प्रकृति का अपना कोई व्यक्तिगत निर्णय नहीं होता है। क्या उनमें जान नहीं है? क्या उन्हें दर्द नहीं होता है? हम अपने निज स्वार्थ के संसाधनों का अतिक्रमण करते जा रहे हैं, जिसका परिणाम किसी से छुपा है। बंजर भूमि का विस्तार, नदियों का सिकुड़ना, हिम श्रृंखलाओं का मैदानी विस्तार होना, अनायास बीमारियों का उद्गम दिन प्रतिदिन विस्तार होता जा रहा है। कारण एक ही है, प्रकृति का ह्रास। हमको चाहिए बहुत कुछ, पर करते कुछ नहीं। पेड़ पौधे सबको लगाने चाहिए, किसी एक का काम नहीं है। मैडम जी को मंदबुद्ध फूलों ने मोह लिया। फूल है ही जादूगर, सबको मोह लेते हैं। प्रेम का प्रतीक, स्त्री श्रृंगार, फलदानियों के नमन में समर्पित, नाम एक काम अनेक। मैडम जी ने कलियों और पत्तियों को तोड़ा। कलियों को फूल बनना था, फूल तो अपनी तरफ आकर्षित करते ही हैं, तो क्या तोड़ा ही जाए? कलियों के साथ कोई दुर्व्यवहार करे, जैसे तोड़ना, मसलना, कुचलना, तो मुझे नारी का चित्र नजर आता है। कोई उनके साथ बर्बरता कर रहा है। दोनों ही कोमल होते हैं, दोनों ही इसमें चाहते हैं, बस यही कारण था। उपवन के कड़कड़ में मेरा ही जीवन बसता है। मैडम जी से हाथ जोड़कर बार बार क्षमा मांगती हूँ। तालियों की गड़गड़ाहट से तारणी की जय जयकार होने लगी। जो दिख रहा था वो वास्तव में धुंध थी, हकीकत कुछ और ही था। समारोह संपन्न होने के बाद कहर बन के तारणी पर बरसने लगा बिजली के झटके लिए, जिसके कारण सुध बुध खो बैठी और अंधेरे कमरे में फेंक दिया। यह पहली बार नहीं, जब जब आवाज उठाई तब तब उसके साथ असहाय पीड़ा का परिचय दिया। धुंध छटती है तब नई किरण की सौगात भी नजर आने लगती है। एक बार पुनः संरक्षण महोदय ने उपवन की साज सज्जा रख रखाव का दायित्व तारणी को सौंप दिया। अपने मुताबिक काम मिल गया, उसी में अपना समय बिताने लगी। उपवन तारणी से, तारणी उपवन से अनोखा रिश्ता जुड़ गया। अनजानी पदचाप सुनी तो सबकी नजर टकटकी लगाए देखती रही। किशोर अवस्था का युवक मुखारविंद की आभा तारणी के मुख से मेल खाती। व्यक्तिगत की पहचान आंखों से पढ़ी जा सकती है।
आंखें संवेदना, प्रेम, भ्रमत षड्यंत्र को पढ़ने वाला यंत्र है। जो अपने खेल के माहिर खिलाड़ी बन चुके होते हैं, उनके लिए आंखों से मानवता के साथ खेल खेलना बन जाता है। किसी की कठपुतली नहीं, बल्कि हृदय की भावनाओं को आंखों से संचार व्यक्त करते हैं। युवक की आंखों से तारणी के प्रति स्नेह संवेदनाओं की आवाज झलक रही थी। उपवनवासियों के लिए हर्ष की लहर दौड़ गई। यह युवक पहले भी कई बार आ चुका था। युवक की नजर उपवन के बीच वृद्ध की दहलीज पर खड़ी महिला पर पड़ी। सिर के बाल सफेद पड़ चुके हैं, शांति का प्रतीक, बदन पर सफेद साड़ी, चेहरे पर वृद्ध रूपी झुर्रियां, कमर झुकी, डंडे के सहारे खड़ी होकर फूलों को पानी देती। पानी देने के उपरांत फूलों को छू के देख रही है। ऐसा लग रहा है कि माँ अपने बच्चों को दुलार कर रही है। उपहार ये सब देख रहा है। आगे जाकर तारणी के पैर छुए। उपहार, दादी माँ आशीर्वाद दो कि अधूरी कहानी को पूरा कर सकूं, अर्ध सत्य को सत्य के दर्शन करा सकूं। तारणी ने चश्मे को संभाल के देखा। उपहार आया है, देखकर बहुत प्रसन्न हुई। अपने जन्मोत्सव के दिन 2 वर्ष से आ रहा था। उपहार भी देखकर अनदेखा कर देता तो शायद जो तारणी के मुखहार पर खुशी दिख रही है वो कभी नहीं दिखती। बार बार एक ही प्रश्न क्यों पूछता है? अतीत के जख्मों को अतीत में ही रहने दो। एक तू ही है तो है जो मेरे पास आता है। उपहार, दादी माँ अतीत का सत्य जानना है। आखिर किस कारण से आप यहाँ हैं? क्यों मैं आपके पास छुपते छुपाता आता हूँ? क्यों आपका सत्य छुपाया जाता है? हमको आपके बारे में कभी पता ही नहीं चलता। कॉलेज में मानसिकता से ग्रसित कुछ अराजकता के तत्व चुनाव में मुझे परास्त की चाह में किसी भी सीमा को लाग सकते थे। कॉलेज चुनाव में परिवार की अतीत का चिट्ठा सबके सामने खोल के रखना, अतीत से मेरे चरित्र का आकलन करना ओछी राजनीति है। घर पर सबसे पूछा तो सबका एक ही स्वर, मेरा भी मन आपके प्रति द्वेष का भाव था। मन में नफरत के अंकुर लेके आया था। आपके कारण मेरी जिंदगी पर प्रश्न चिन्ह क्यों लग रहा है? जब देखा तो देखता रह गया। आपको घायल पंछी के लिए व्याकुल देखा, उपचार के लिए भागकर जाना, रास्ते में 2 बार गिरना, खुद चोट लगना, पंछी को हाथ से न गिरने देना, वृद्ध अवस्था में अपनी चिंता न करना। इस पड़ाव में शरीर भी साथ छोड़ने लगता है। आपके हौसले ने अंतर्मन में कई प्रश्नों का सैलाब ला गया। बार बार प्रश्न करता, जो मैं देख रहा हूँ वो धोखा है या सब कह रहे हैं वो धोखा है? दादी माँ 2 साल से अपने जन्मदिन पर पूछता हूँ पर आप कुछ नहीं बताती। आज मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। दादाजी भी कहते थे लेकिन नाम नहीं बताते थे। मैंने हठपूर्वक कहा तो न जाने एक आस की उम्मीद से मेरी तरफ देखा, जैसे कुछ अधूरा है, आपको पूर्ण करना है। कह रहे थे तुम ही से ही मेरी आस है, तुम कर सकती हो। दादाजी ने बहुत कुछ बताया लेकिन पूर्ण सत्य क्या है? सत्य क्या है? मन के चित्रों में प्रश्न चिन्ह है। मैंने भी प्रण कर ही लिया है, पूर्ण सत्य जानना ही है और जानकर ही रहूंगा। पूर्ण सत्य जानना ही है और जानकर ही रहूंगा। नमस्कार मित्रों, आगे की कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार। आकांक्षा जादौन।